अभी तक हमने देखा कि हेन को डिवोर्स के बारे में पता चल जाता है और वह यूनवो कहती है कि कह दो कि ये झूठ है, लेकिन यूनवो कहता है कि ये सच है। यह सुनकर हेन तो पूरी तरह से टूट ही जाती है और कहते हैं कि तुम ये कब से प्रिपेयर कर रहे थे। तभी उसे याद आता है कि जिस दिन उसने यूनवो को बताया था कि वो मरने वाली है, उस दिन यूनवो उससे कुछ बात करना चाहता था। तो वो यूनवो कहती है कि क्या उस दिन तुम उससे इसी बारे में बात करना चाहते थे। यूनवो कहता है कि हाँ। हेन कहती है तो तुमने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं 3 महीनों में मरने वाली थी। यूनवो कहता है कि हाँ। हेन कहती है मतलब कि अभी तक जो कुछ भी हुआ सब कुछ झूठ था। अभी तक सिर्फ तुम उसे झूठ बोल रहे थे, लेकिन अब ऐसी क्या चीज़ है जो कि तुम्हें रोक रही है। तो यूनवो रोते हुए कहता है कि हमारा लोग अभी भी वहीं पर है। यह सुनकर हेन चुप हो जाती है। फिर हम हेन को रूम में देखते हैं जो कि अपना सामान पैक कर रही होती है। तो यूनवो उसे रोकता है और कहता है कि अभी काफ़ी रात हो चुकी है, अभी तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हेन कहती है अभी मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर सकूँ। यूनवो कहता है बस तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। हेन कहती है अब मैं जानना ही नहीं चाहती। ये बोलकर वो लिफ्ट में आ जाती है और यूनवो भी भागते उसके पीछे आता है, लेकिन इतने में लिफ्ट बंद हो जाती है। और फिर हेन लिफ्ट में यूनवो के साथ बिताए हुए अपने मोमेंट्स को याद करने लगती है और थोड़ी देर बाद वह खुद को रोड पर देखती है और सारी गाड़ी उसके आसपास से निकल रही होती है। तभी एक ट्रक हेन की तरफ आकर उसे टकराने वाला होता है, लेकिन टाइम पर यूनवो आकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और बचा लेता है और गुस्से में कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। अभी तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। हेन कहती है कि नहीं, लेकिन अगली बार मेरे साथ अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे बचाना मत। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम सुचोल और चोन को देखते हैं। सुचोल कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि यूनवो ऐसा कैसे कर सकता है। मुझे तो लगा था कि यूनवो काफ़ी सिंपल है, लेकिन वो तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और हेन को डिवोर्स देने के बारे में वो कैसे सोच सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई उसकी हेल्प कर रहा है और मुझे लगता है कि वो आंटी ब्योमजा है। चोन कहते हैं लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो सुचोल कहता है कि मैंने सुना था एक बार वो दोनों बात कर रहे थे और वो काफ़ी सीरियस लग रहे थे और आंटी तो रो भी रही थी। और हमें ये दिखाया भी जाता है, ये वही सीन होता है जब ब्योमजा यूनवो कह रही होती है कि तुम हेन को अकेले जर्मनी कैसे जाने दे सकते हो। उस टाइम सुचोल उन्हें दूर से देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आंटी रो क्यों रही है। और वहीं प्रेजेंट में जॉन कहती है कि अब तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर यूनवो हेन को डिवोर्स क्यों दे रहा है, आखिर इनके बीच में चल क्या रहा है। फिर हम हेन को देखते हैं जिसका चेकअप हो रहा होता है और रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर यूनवो को बताता है कि अभी हम हेन का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, अगर हम करेंगे भी तो हम फेल हो सकते हैं। और वो उसे हेन की सारी कंडीशंस बता देता है और कहता है कि फ़िलहाल के लिए अभी आप वेट ही कर सकते हो, हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। उसके बाद हेन कहीं जा रही होती है तो यूनवो उसे रोकता है और कहता है कि चलो वापस कोरिया चलते हैं, जब तुम्हारे वाइट ब्लड सेल इंक्रीज हो जाएंगे हम फिर से यहाँ पर आएंगे। हेन कहते हैं तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं मरने वाली हूँ और वैसे भी अब मैंने गिव अप कर दिया है। तो यूनवो कहता है तुम ऐसे कैसे गिव अप कर सकते हो, हमारे डिवोर्स के बारे में क्या। हेन कहते हैं कि क्या। यूनवो कहता है कि हाँ, ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। मैं तुम्हें डिवोर्स इसलिए दे रहा था क्योंकि मुझे एक फ्रीडम एंड वेल्दी लाइफ चाहिए थी और तुम्हारे साथ मेरा दम घुट रहा था, मैं सिर्फ तुमसे छुटकारा पाना चाहता था। तुम एक काम करो कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा, लेकिन जिस टाइप के तुम इंसान हो मुझे पता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे जाने तो नहीं दोगी, तो तुम ऐसे कैसे हर चीज़ों के ऊपर गिव अप कर सकती हो। तो हेन कहती है क्या तुम मेरे गुस्से को संभाल पाओगे। यूनवो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें हैंडल करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें कुछ करना चाहिए, आखिर तुम कुछ करती क्यों नहीं हो। और यूनवो ये सब कुछ इसलिए कह रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि हेन अपनी लाइफ के ऊपर गिव अप कर दे। फिर हम होंगमैन, ब्योमजुन और सुचोल को देखते हैं। उनके साथ उनका लॉयर होता है और वो उन्हें बताता है कि सोंग से ऑलरेडी पूछताछ हो चुकी है, लेकिन आप में से भी किसी को प्रोसिक्यूटर ऑफिस बुलाया जा सकता है। तो होंगमैन कहता है जब मैं सुचोल की एज का था तो ऑलरेडी 10 महीनों तक मैं जेल काट कर आ चुका हूँ, अब मेरी जगह ब्योमजुन तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो। फिर ब्योमजुन सुचोल की तरफ देखता है। सुचोल कहता है तुम मुझे क्यों देख रहे हो, मैं जेल जाने वाला नहीं हूँ और वैसे भी मेरी फैमिली है जिसे कि मुझे प्रोटेक्ट करना है। लॉयर उन्हें बताता है कि यूनसंग के साथ मेरी डील की बात हो चुकी है, लेकिन अगर इस गड़बड़ के बारे में इन्वेस्टर्स को पता चला तो ये डील नीचे आ सकती है, तो उससे पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि यूनसंग रिजोर्ट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट पर साइन कर देता है और वो सुचोल के साथ हाथ मिला लेता है। फिर यूनवो और हेन कोरिया वापस आ चुके होते हैं और यूनवो भी इसी न्यूज़ को देख रहा होता है कि यूनसंग ने रिजोर्ट कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट पर साइन कर चुका है। फिर हम हेन और उसकी फैमिली को देखते हैं। तो हेन की फैमिली कहती है क्या यूनवो ने सच में डिवोर्स डॉक्यूमेंट तैयार करवाया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तो हेन की मॉम कहती है कि हाँ, उसी ने करवाया है और वो हेन को कहते हैं कि तुम्हें उसे डिवोर्स दे देना चाहिए।
तब यमजुन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि युनवू ने यहाँ पर वो डिवाइस सेट की होगी, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई और है, मैं इसकी जांच करूँगा। तो हिन कहती है कि आपको इसकी जांच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं पता लगाऊंगी कि ये युनवू ने किया है या फिर किसी और ने। और अगर युनवू ने क्यों इन बिजनेस में गड़बड़ की होगी तो मैं खुद ही उसकी रिपोर्ट करूंगी। लेकिन अभी मैं जो करने वाली हूँ, आप लोग मेरे रास्ते में मत आना। और डिवोर्स डॉक्यूमेंट लेकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम यूनसंग, ग्रेस और जॉन को देखते हैं और डायरेक्टर जो उन्हें अपनी प्लानिंग के बारे में बता रहा होता है कि वो क्या क्या करने वाले हैं। तो यूनसंग कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि सुजोल इतना ज़्यादा इनोसेंट है, लेकिन जल्दी उसे पता चल जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तो ग्रेस कहती है मतलब कि कुछ टाइम की बात है, फिर ये पूरी फैमिली जेल के सलाखों के पीछे होने वाली है। और सोशल का नाम सुनकर ट्रियोन को थोड़ा बुरा तो लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। फिर हम युनवू को देखते हैं जो कि यांगी से मिलने के लिए आता है और देखते हैं कि जिस शो पर उन्होंने फुटेज दी थी वो शो बंद हो चुकी होती है। तो यांगी उसे कहता है कि हेइन से तुम प्यार करते हो, ये प्रिटेंड करने के लिए तुमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। मुझे लगता है कि अब तो तुम होपलेस हो चुके होंगे। तो युनवू कहता है तुम गलत हो, मैं होपलेस नहीं हूँ, बल्कि मैं अपसेट हूँ। मैंने जो किया है उसकी वजह से हेन बहुत रोई है और मैं हेन को रोते हुए नहीं देख सकता। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो यांगी कहता है इसे क्या हो गया, क्या ये सच में हेन को प्यार करता है। फिर हम उन दोनों को गाड़ी में देखते हैं। यांगी कहता है कि आगे का तुमने क्या सोचा है। युनवू कहता है मुझे लगता है कि हेन कुछ प्लान कर रही होगी। यांगी कहता है कि हाँ बिल्कुल, और तुमसे बदला लेने के लिए वो कुछ बड़ा ही प्लान कर रही होगी। युनवू कहता है कि एग्जैक्टली मैं यही चाहता था, हेन को इसी मोटिवेशन की ज़रूरत थी एंड कम से कम अब उसकी लाइफ में कोई चीज़ है जिसके ऊपर वो फोकस कर सकती है। यांगी कहता है मतलब कि तुमने जानबूझकर खुद की लाइफ ख़राब करने के लिए उसे इसके ऊपर फोकस करने के लिए कहा है। तभी युनवू को वही याद आता है कि हेनू से कहा था कि अगर अगली बार ऐसा होता है तो वो मुझे नहीं बचाए। तो ये सोचकर युनवू से कहता है कि सिर्फ एक यही रास्ता है हेन को बचाने का। फिर युनवू घर आता है, वहाँ पर सुजोल होता है। सुजोल कहता है क्या तुम उसे इतनी जेलस फील करते हो कि तुमने इतना सब कुछ कर दिया, जबकि तुम्हें पता है कि क्वीन का मैं ही उत्तराधिकारी होने वाला हूँ। युनवू कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, गलत तो तुमने किया है यूनसंग के साथ रिजोर्ट डील को साइन करके। पहले तुम्हें वैलिडिटी टेस्ट करवाना चाहिए था। सुजोल कहता है कि तुम फिर से शुरू हो गए। तो युनवू कहता है कि लॉ फिल्म ने प्रेडिक्ट किया है कि एनुअल प्रॉफिट 500 बिलियन का होने वाला है, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट 89 बिलियन वॉन है। क्या तुम्हें ये सुनने में ये अजीब नहीं लग रहा है। सुजोल कहता है कि मुझे नहीं पता, बस तुम मेरी सक्सेस के बीच में मत आओ। तो युनवू अंदर चला जाता है। वहाँ पर हेन की मॉम होती है और कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने इतने टाइम तक डिवोर्स के डॉक्यूमेंट छुपा कर रखे हुए थे। इसके लिए युनवू से सॉरी कहता है। तभी बाहर एक आदमी आता है और युनवू कहता है कि चेयरमैन आपसे मिलना चाहता है। तो किम से उसे कहते हैं कि तुम फ़ोन अंदर लेकर नहीं जा सकते। तो युनवू फ़ोन बाहर ही रखकर अंदर चला जाता है। तो चेयरमैन उसे कहता है कि मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि तुम हेन को डिवोर्स देने वाले हो और अपनी लाइफ ख़राब करने वाले हो, लेकिन मुझे बताओ कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया। तो युनवू कहता है कि ये सच है कि गबन हुआ है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है। चेयरमैन कहता है तुम डायरेक्ट बताओ, कहना क्या चाहते हो, तुमने ये किया है या फिर नहीं। फिर युनवू से डायरेक्टर जो और सॉन्ग की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि डायरेक्टर जो ही सॉन्ग के सारे डॉक्यूमेंट अप्रूव करता है। और इस फोटो में इनके साथ एक और आदमी है जिसका नाम हवांग है एंड हवांग एंड सॉन्ग एक साथ यूनिवर्सिटी गए थे। चेयरमैन कहता है कि फिर क्या हुआ। युनवू कहता है कि हवांग की खुद की एक अकाउंटिंग फर्म है और जो कि एडिट को चेक करती है एंड सॉन्ग 5 साल से गबन कर रहा है, लेकिन हवांग को कभी इसके बारे में पता नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता है। चेयरमैन कहता है तुम ये कहना चाहते हो कि हवांग ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। युनवू कहता है मुझे लगता है कि ये काम डायरेक्टर जो ने किया है, लेकिन ये उसने अकेले नहीं किया होगा, कोई उसके साथ मिला हुआ है। चेयरमैन कहता है कि वो कौन है। तो युनवू कह देता है कि फ़िलहाल अभी इसके बारे में मुझे नहीं पता है। तो चेयरमैन कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लूँगा, ऊपर से तुम मेरी पोती को डिवोर्स दे रही हो। वही हम यूनसंग को देखते हैं जो कि फुटेज में उन्हें देख रहा होता है और वह डॉक्टर जो को कॉल करता है कि तुम्हें जो करना है वो जल्दी करना पड़ेगा। फिर हम यूनताए को देखते हैं जो कि फ़ोन में कुछ देख रहा होता है। तभी वहाँ पर मीसू आती है और कहती हैं कि तुम क्या देख रहे हो। तो यूनताए उसे बताता है कि मैंने क्वीन डिवोर्स के स्टॉक खरीदे हुए थे। यह सुनकर मीसू को गुस्सा आता है और उसे मारने लगती है। तो यूनताए उसे बताता है कि जब मैंने उनकी डिवोर्स की बात सुनी थी तो मैं इन स्टॉक्स को बेचना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं बेचा। और तभी वहाँ पर उनकी मॉम बोंगे आती हैं और कहती हैं कि तुम क्या कर रहे हो। उन्हें देखकर वो दोनों चुप ही हो जाते हैं। फिर बोंगे युनवू को कॉल करती है, लेकिन युनवू का कॉल बाहर होता है जो कि किम सोन देखती है और वो पिक कर लेती है और कहती है कि मैं हेन की मॉम बोल रही हूँ। और साथ ही वो उसे सब कुछ बताती हैं कि युनवू ने यहाँ पर क्या क्या किया है। वो हेन से डिवोर्स लेना चाहता है। तो युनवू की मॉम कहती हैं कि हाँ हमें इस बारे में पता था, लेकिन अब वो उसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता है। तो किम सोन कहती है जब उनकी शादी हुई थी तो आपने कहा था कि हमें उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए, अब मैं ऐसे ही करूँगी।
और मैं यही चाहती हूँ कि वो दोनों अलग हो जाए। और वहीं यूनताई को जब पता चलता है कि हेइन को डिवोर्स के बाद पता चल चुकी है तो वो क्वीन स्टोक्स को बेच देता है। फिर हम बेगड़ू को उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं जो कि डिस्कस कर रहे होते हैं कि सोखुन के एप्पल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है क्योंकि हेइन ने उसके शॉप से एप्पल खाए थे। तो उसका फ्रेंड उसे एडवाइस देता है कि वीडियो के इस पार्ट को कट कर देना चाहिए जिसमें कि हेइन एप्पल खा रही थी। और तभी वहाँ पर यूनताई आता है और वो बेगड़ू को बता देता है कि हेइन को डिवोर्स के बारे में पता चल चुका है। यह सुनकर बेगड़ू तो शौक में ही चला जाता है कि वो क्या करेगा। फिर हम किम सेओन को देखते हैं जो कि सोलो को कह रही होती है कि यूनवू की मॉम को पहले से ही सब कुछ पता था और पता होने के बाद भी वो हेइन की वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो सोलो से कहती हैं कि अभी तुम शांत रहो, तुम्हें बोंगे की तरह शांत रहना चाहिए। तभी वहाँ पर गुस्से में ब्योमजा आती है और कहती है कि क्या यह सच है कि यूनवू हेइन को डिवोर्स देने वाला है। तो किम सेओन कहती है कि हाँ, और तुम ही थी जो कि हमेशा यूनवू की साइड लेती रहती थी। और फिर वो वहाँ पर बताने वाली थी कि सोली कौन है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि कैनोन ने उसे कहा था कि अभी वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बता सकती क्योंकि उनके पास एविडेंस नहीं है। पहले उन्हें सोली के बेटे को ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई तुम्हारी बात के ऊपर भरोसा करेगा। और वहीं प्रेजेंट में ब्योमजा सोली को कहती है कि मैं शांत नहीं रह सकती क्योंकि मैं बोंगे की तरह एक माँ नहीं हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हें भी नहीं पता होगा कि बोंगे की तरह कैसे शांत रहा जाता है क्योंकि तुम भी एक माँ नहीं हो। तो सोली कहती है ये सब कुछ छोड़ो, फिलहाल हमें डिवोर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमें यूनवू को हेइन से डिवोर्स देने से रोकना होगा क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हेइन अकेली रह जाएगी जैसे कि तुम। तो ब्योमजा कहती है तुम मुझे बीच में क्यों लेकर आ रही हो। तो सोली कहती है खुद ही देखो, तुम्हारे जितने भी एक्स हस्बैंड है सबकी शादी हो चुकी है लेकिन तुम अभी तक सिंगल हो। ब्योमजा कहती है अपनी बकवास बंद करो, मैंने भी शादी कर ली थी। तो किम सेओन कह देती है लेकिन फिर से डिवोर्स ले लिया था। फिर वो घर आ रहा होता है, रास्ते में ब्योमजा होती है। ब्योमजा उसे काफ़ी गुस्से में देखती है और इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर वो अंदर आता है, हेइन उसे डिवोर्स डॉक्यूमेंट दिखाती है और कहती है कि मैंने इस पर साइन कर दिया लेकिन ये मैं डिसाइड करूंगी कि इसे सबमिट कब करना है। यूनवू कहता है कि ठीक है। हेइन कहती है इतनी आसानी से मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी, मैं अच्छे से अच्छा लॉयर हायर करूंगी। और अब मुझे समझ आ रहा है कि आंटी डिवोर्स होने से पहले अपने एक्स हस्बैंड को इतना क्यों मारा करती थी। और तुम भी वेट करो, देखो मैं क्या करती हूँ, तुम काफ़ी बुरे तरीके से इस घर से निकाले जाने वाले हो। यूनवू कहता है कि ठीक है। हेइन वहाँ से जाने लगती है लेकिन यूनवू उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और वो हेइन को कहता है तुम्हें जो करना है तुम करो लेकिन तुम यूनसंग से दूर रहना। हेइन कहती है कि क्यों। तो यूनवू कहता है तुम्हें अजीब नहीं लगता इतने टाइम तक यूनसंग यहाँ पर नहीं था, अचानक से वो यहाँ पर आ गया, हरसीना के डील में तुम्हारी हेल्प कर रहा है, साथ ही वो सोचोल की भी हेल्प कर रहा है। और जिस दिन तुम्हारे ऊपर जंगल में अटैक हुआ था मैंने वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को एक शॉप में दिया था और उस शॉप पर यूनसंग गया था और उसके अगले दिन ही वो शॉप बंद हो गई थी। तो हेइन कहती है हाँ तो क्या हुआ, यूनसंग उसका दूसरा कस्टमर भी हो सकता है और अगर यूनसंग ने कुछ किया भी होगा वो इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। यूनवू कहता है लेकिन मैंने तो तुम्हें काफ़ी आसानी से बेवकूफ़ बना दिया। ये सुनकर हेइन चुप हो जाती है और यूनवू वहाँ से चला जाता है। फिर हेइन काफ़ी अच्छी तरह से रेड ड्रेस में रेडी होकर ऑफिस आती है। वो काफ़ी प्रीटी लग रही होती है लेकिन उसे देखकर सारे एम्प्लॉयज़ डर जाते हैं और वो ग्रुप बनाकर बातें करने लगते हैं कि आज तो हेइन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रही है। वहाँ पर एक नई एम्प्लॉय होती है और वो सेक्रेटरी ना को कहती है कि मैं आपको समझी नहीं, हेइन मैम तो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही है। तो सेक्रेटरी ना कहती है कि जिस दिन मैम सबसे ज़्यादा प्रीटी लगती है इसका मतलब ये है कि वो सबसे ज़्यादा गुस्से में है, तो तुम ध्यान रखना कि आज कोई गलती ना हो जाए। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर वो न्यू एम्प्लॉय हेइन के ऑफिस में जाती है और वहाँ पर उसे कॉफ़ी गिर जाती है। ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है और हेइन को कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। हेइन कहती है तुम इतना डर क्यों रही हो, कोई बात नहीं, इसे साफ कर देना। और मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता है, मैं किसी और चीज़ को लेकर ही परेशान हूँ। वहीं हम देखते हैं कि यूनवू की लॉ फर्म में एक टीम आ जाती है जो कि इसका सारा सामान जब्त कर लेती है क्योंकि उनके अगेंस्ट किसी ने रिपोर्ट कर दी थी कि वो फेक फाइल्स का यूज़ करते हैं। और यूनवू को देखकर यूनवू का सेक्रेटरी और उसके एम्प्लॉयज़ बातें कर रहे होते हैं कि हमें तो लगता है कि हेइन और यूनवू का कुछ बड़ा ही झगड़ा हो गया, पता नहीं अब क्या होने वाला है। फिर हेइन सभी फाइल्स को चेक कर रही होती है और वो सभी फाइल्स को रिजेक्ट कर देती है। सेक्रेटरी ना कहती है लेकिन जर्मनी जाने से पहले तो आपने सभी फाइल्स को एक्सेप्ट किया था। हेइन कहती है क्या मैंने ऐसा किया था, लेकिन अभी मैं रिजेक्ट करती हूँ। यूनवू से कहो कि इन सभी फाइल्स के ऊपर फिर से काम करें। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर वो यूनवू के सेक्रेटरी से बात करती है और कहती है कि किसी भी तरह हमें हेइन और यूनवू को आपस में टकराने से रोकना पड़ेगा वरना कुछ गड़बड़ हो सकती है। और फिर यूनवू का सेक्रेटरी भी यूनवू को बताता है कि हेइन ने सारी फाइल्स को रिजेक्ट कर दिया, वो चाहती है कि आप इनके ऊपर फिर से काम करें। फिर यूनवू अपने एम्प्लॉयज़ को कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, चलो अब होटल में खाना खाने के चलते हैं, ट्रीट मेरी तरफ से होगी।
फिर यूनवो और हेन का सेक्रेटरी एक दूसरे को उन दोनों के शेड्यूल के बारे में बता रहे होते हैं और यूनवो का सेक्रेटरी बताता है कि अभी हम इस बिल्डिंग में और इस होटल में खाना खाने के लिए जाने वाले हैं। वही हेन भी लिफ्ट का वेट कर रही होती है, लेकिन वो ना को कहते हैं कि हमें दूसरी बिल्डिंग का यूज़ करना चाहिए और वहाँ से चली जाती है। और ये वही बिल्डिंग होती है जहाँ पर यूनवो और उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो वो मैसेज में यूनवो के सेक्रेटरी को बता देते हैं कि हम यहाँ पर आने वाले हैं। ये सुनकर वो काफ़ी घबरा जाता है और अपने ग्रुप चैट में मैसेज करता है कि यहाँ पर हेन आने वाली है, अब हम क्या करें। और यूनवो भी इस मैसेज को देख लेता है और वो सेक्रेटरी को कहता है कि मैं भी इस ग्रुप चैट में हूँ। तो इसके लिए वो यूनवो से माफ़ी मांगता है और तभी वहाँ पर हेन भी आ जाती है और वह यूनवो कहती है, मुझे पता चला है कि तुम उस होटल में खाना खाने के लिए जा रहे हो, क्या तुम्हारे पास कुछ काम करने के लिए नहीं है। यूनवो कहता है कि हमने सारा काम ख़त्म कर दिया है। तो हेन कहते हैं कि 2-3 साल की मैं तुम्हारी फाइल्स चेक करना चाहती हूँ कि तुमने कितने केस हारे हैं और कितने केस जीते हैं। यूनवो कहता है कि ठीक है, लेकिन ये चेक करते समय अपनी पर्सनल फीलिंग को बीच में मत लेकर आना। तो हेन कहती है, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। और क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं एक चलती फिरती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ, मैं गलती तो कर ही नहीं सकती। ये बोलकर हेन वहाँ से चली जाती है। फिर हम 2 आदमियों को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि कंपनी में हमारे साथ इतना बड़ा घोटाला हो गया है, इसके लिए हमें डायरेक्टर जो से बात करनी पड़ेगी। वही हम डायरेक्टर जो को देखते हैं जो कि ये कंट्री छोड़कर जाने वाला था और ग्रेस उसे कहती है कि तुम ऐसा कोई भी काम मत करना जिसकी वजह से तुम्हें भी जेल हो जाए और हमें भी जेल हो जाए। डायरेक्टर जो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। और फिर डायरेक्टर जो वहाँ से चला जाता है। फिर हम हेन के घर के मेड को देखते हैं जो कि हेन का रूम क्लीन कर रही होती है और उसके डस्टबिन में हेन की मेडिकल रिपोर्ट देख लेती है और उसकी फ़ोटो खींचकर यूनसंग को भेजती है। तो ये देखकर यूनसंग को याद आता है कि एक बार उसने हेन के पर्स में एक मेडिसिन भी देखी थी और साथ ही वो ऑफिस में गिरने वाली भी थी, लेकिन मैंने उसे संभाल लिया था। फिर हम यूनवो को देखते हैं जो कि एक शॉप पर आता है और वर्कर को वही फ़ोटो दिखाता है जो कि उसने चेयरमैन को दिखाई थी और कहता है कि इस लड़के का नाम हवांग है, लेकिन इसके शोल्डर पर किसी ने हाथ रखा हुआ है और इसने जो घड़ी पहनी हुई है, तो क्या आप बता सकते हो कि घड़ी किसने खरीदी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड एडिशन है। तो लड़की कहती है कि आपने एक बार मेरी हेल्प की थी और मैं हेडक्वार्टर टीम के काफ़ी क्लोज हूँ, तो मैं आपको पता करके बता दूँगी। और इस घड़ी के 10 पीस ऑर्डर करवाए गए थे। यूनवो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि 10 पीस किसने खरीदे थे। फिर हम सोशल को देखते हैं जो कि साइकिल चलाना सीख रहा होता है, लेकिन तभी वो गिर जाता है। वहाँ पर किम सेओन आती है और सोशल को कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम साइकिल चलाना क्यों सीख रहे हो। तो सोशल कहता है कि बचपन में आपकी वजह से मैं ये कुछ भी सीख नहीं पाया, लेकिन जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे खुद से ही सब कुछ सिखाना चाहता हूँ। किम सेओन कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत है, तुम्हारे बेटे को ये कोई और भी सिखा सकता है। सोशल कहता है कि नहीं, मैं खुद ही सिखाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे ये सब कुछ करने से मत रोकिए। और वहाँ पर चियोन भी होती है, उसके पास किसी कॉल आती है जो कि उसे अपार्टमेंट बेचने के बारे में बात कर रहा होता है कि आपको उस पेपर पर साइन करना पड़ेगा। चियोन कहते हैं कि ठीक है, 2 वीक में मैं आपके पास आ जाऊँगी। फिर हम ना को देखते हैं जो कि हेन को कहते हैं कि यूनवो को लेकर हमें कुछ भी अजीब नहीं मिला, लेकिन एक चीज़ काफ़ी अजीब है कि वो रूफटॉप पर एक लड़की का नाम पुकार रहा है। वही हम यूनवो को रूफटॉप पर देखते हैं जो कि योंग सुक नाम की लड़की का नाम पुकार रहा होता है कि बाहर आ जाओ। और वही ना भी हेन को ये नाम बताती है, तो हेन कहती है कि इसे छोड़ो, मुझे पता है कि वो कौन है। फिर हम ब्योमजून को देखते हैं जिसने कि अपने आदमियों को यूनवो के ऊपर नजर रखने के लिए कहा हुआ होता है और उसके आदमी ब्योमजून को यूनवो की फोटोज दिखाते हैं और कहते हैं कि यूनवो को लेकर कुछ भी अजीब नहीं मिला है। यूनवो जहाँ पर भी जाता है वो अकेला ही जाता है और यहाँ तक कि हमने उसे रोड पर अकेला रोते हुए देखा है। फिर ब्योमजून ये फोटोज हेन को दिखाता है और कहता है कि यूनवो जहाँ भी जाता है अकेला ही जाता है। मुझे तो लगा था कि शायद किसी और लड़की की वजह से वो तुम्हें डिवोर्स दे रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। तो हेन कहती है कि मैं इसके ऊपर जाँच कर रही हूँ और ऑडिट टीम का जल्दी ही रिजल्ट आने वाला है। फिर हम ना को देखते हैं जो कि हेन को बताते हैं कि यूनवो ने अपने अकाउंट से काफ़ी सारा पैसा निकलवाया, साथ में फ्लावर्स भी खरीदे और वो पता कर लेते हैं कि उसने वो फ्लावर्स कहाँ पर भिजवाया है। तो वो उसी जगह पर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर मिंजी की मॉम का फ्यूनरल होता है। मिंजी उनके ऑफिस की एम्प्लॉय होती है और यूनवो ने ये सारे फ्लावर्स हेन के नाम से भिजवाए होते हैं। और मिंजी रोते हुए हेन को कहती है कि आपने मेरी इतनी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। आपने मुझे फ्यूनरल के लिए पैसे दिए और आप मुझे देखने के लिए भी आई हो। फिर हेन मिंजी को हक करती है और कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हेन और ना साथ में खाना खा रहे होते हैं। हेन कहती है कि मुझे ये फ्यूनरल हॉल काफ़ी पसंद आया है। तो ना कहती है कि क्या आप किसी के लिए फ्यूनरल हॉल ढूंढ रही हो। हेन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ ऐसे बात कर रही थी। फिर हेन वहाँ से बाहर आ रही होती है, तभी सामने से यूनवो आता है। कहती है तुमने ये सब कुछ क्यों किया, क्या ये सब कुछ करके तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। फिलहाल के लिए तुम जहाँ पर हो वहीं पर रहो
और जब मैं तुम्हें अपनी लाइफ से जाने के लिए कहूँगी तब तुम दफ़ा हो जाना। ये बोलकर हेन वहाँ से चली जाती है। फिर हम हेन को यूनसंग के साथ देखते हैं जो कि हसीना स्टोर के बारे में बात कर रहे होते हैं। हेन कहती है कि वो हसीना के स्टोर में अपने एम्प्लॉयज़ को ही क्यों रखना चाहता है। तो यूनसंग कहता है कि उसने हमारी सारी कंडीशन को एक्सेप्ट किया है तो तुम्हें भी उसकी कंडीशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। हेन कहती है कि हमारी कंडीशन। यूनसंग कहता है कि मतलब कि तुम्हारी। हेन कहते हैं तुमने मेरी हेल्प की है तो मैंने तुम्हें कहा था कि इसके बदले मैं तुम्हें पे ज़रूर कहूँगी, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो यूनसंग कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम यूनवू को डिवोर्स दे दो। कहते हैं कि क्या। यूनसंग कहता है कि हाँ, वैसे भी वो तुमसे प्यार नहीं करता। हेन कहती है ये मेरा पर्सनल मामला है। यूनसंग कहता है तुम्हारी लाइफ में मैं यूनवू को रिप्लेस करना चाहता हूँ। हेन कहती है तुम फिर से अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे हल्का सा चक्कर आता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है और यूनसंग भी इस चीज़ को नोटिस कर लेता है। फिर हेन बाहर आते हैं तो उसे काफ़ी ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं। फिर हम यूनवू और यांगी को देखते हैं। यांगी यूनवू को बताता है कि जब यूनसंग 12 साल का था तो एक कोरियन फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स ने उसे जिस स्कूल में भेजा था वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था और उसके पेरेंट्स इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे। तो यूनवू कहता है क्या तुम उसके पेरेंट्स को जानते हो। यांगी कहता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। एक कार एक्सीडेंट में बताया गया था कि ड्रंक एक्सीडेंट है, लेकिन अजीब बात तो यह है कि उसके पेरेंट्स में से कोई भी ड्रिंक नहीं करता था। वहीं हम यूनसंग को देखते हैं, उसे लगता है कि शायद उसके घर पर कोई है और वो कोई और नहीं बल्कि सियोली होते हैं। और सियोली यूनसंग को अपना बेटा कहती है, मतलब कि सियोली का बेटा कोई और नहीं बल्कि वो यूनसंग ही होता है। यूनसंग उसे सियोली कहता है। सियोली कहता है कि मुझे सियोली नहीं बल्कि माँ कहो। यूनसंग कहता है आपने मुझे पहले ही मना कर दिया था कि मुझे आपको माँ नहीं कहना चाहिए। सियोली कहती है कि हाँ मुझे पता है कि हमारे पास में काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन तुम सब कुछ भूल जाओ। ये घर काफ़ी अच्छा है और जल्दी ही सब कुछ हमारा होने वाला है और वो पूरी फैमिली जेल की सलाखों के पीछे होने वाली है। यूनसंग कहता है कि आपको क्या लगता है कि इतना ज़्यादा आसान है। फिर हम सियोली को देखते हैं जो कि चेयरमैन को अपने डॉक्यूमेंट देती है और कहती है कि मुझे पता चला है कि अगर सिचुएशन ख़राब हुई तो किसी को जेल जाना पड़ सकता है, लेकिन ब्योमजुन और सूचोल आपकी जगह जेल नहीं जाना चाहते, तो आपके लिए मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। और वैसे भी मैं आपके फैमिली रजिस्टर में नहीं हूँ तो मीडिया वाले मेरे बारे में कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो चेयरमैन कहता है कि तुम मेरे बच्चों से काफ़ी बेहतर हो। फिर हम यूनवू को देखते हैं जो कि घर जा रहा होता है और तभी वो रास्ते में देखता है कि हेन बैठी होती है और वो बाहर आता है। हेन को अपना कोट देता है और कहता है कि बारिश में तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हेन कहती है मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आई, लेकिन तुमने मुझे कैसे पहचाना। क्या ये अम्ब्रेला की वजह से? क्या तुम्हें याद है कि अम्ब्रेला तुमने ही मुझे दिया था। और वो यूनवू की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, 51% चांसेस है मेरे रिकवर होने के। हम जर्मनी जाकर वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाऊंगी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और फिर वो उसे इना के बारे में बताने लगती है कि कुछ टाइम पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके पति ने हॉस्पिटल में काफ़ी हंगामा किया था कि उसे अपनी विल फिर से रिवाइज करनी चाहिए। आखिर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। यूनवू को याद आता है कि यह बात तो हेन उसे होटल में भी बताई थी और ये सुनकर यूनवू रोने लगता है और हेन को कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। हेन कहते हैं तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम उसे इतना प्यार करते हो। और वो यूनवू को हक कर लेती है और हेन यह सब कुछ इसलिए कह रही होती है क्योंकि हेन की कुछ दिनों की मेमोरी चली जाती है। और वो यूनवू कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और यह सुनकर तो यूनवू और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि ना हेन को बता रही होती है कि यूनवू रूफटॉप के गार्डन पर किसी लड़की का नाम पुकारा है जिसका नाम योंगसुक है। तो ये सुनकर हेन सोचती है कि ये तो काफ़ी टाइम पहले की बात है, क्या यूनवू को अभी भी यही याद है। और हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनवू और हेन रूफटॉप के गार्डन पर होते हैं और हेन उसे कह रही होती है कि यहाँ पर एक रैकून है जिसे कि मैंने देखा है। यूनवू कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोरिया में कोई रैकून नहीं है। हेन कहते हैं कि हाँ और उसका नाम योंगसुक है। यूनवू कहता है तुम मेरा पागल बना रही हो ना। हेन कहते हैं कि नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। जब तुम यहाँ पर अकेले होंगे तो उसका नाम पुकारना वो ज़रूर आएगी और उसकी आंखें बड़ी बड़ी है। यूनवू कहता है मुझे पता है कि तुम मेरा पागल बना रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सोचकर हेन कहते हैं कि यूनवू तो सच में पागल है, मैं जो भी कहती हूँ वो मेरी बात के ऊपर यकीन कर लेता है और शायद इसलिए उसने मुझसे शादी भी की है। और वहीं रूफटॉप पर यूनवू योंगसुक का नाम पुकार रहा होता है और कहता है कि बाहर आओ, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। तो यूनवू जोर से चिल्लाकर कहता है कि योंगसुक बाहर आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।